नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस कक्षा में। आधुनिक काल पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत और भारतेंदु युग हमारा चल रहा है। इस क्रम में भारतेंदु युग के या हम कहें भारतेंदु मंडल के जो महत्वपूर्ण कवि हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज की कक्षा में भी कुछ बचे हुए कवियों को देखेंगे। बाकी जितने लोग जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत। जो एप्लीकेशन पर जुड़े हैं उनको बता दें कि आज की क्लास यूट्यूब पर भी लाइव है, आप चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं या एप्लीकेशन पर ही देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे। कुछ कवियों को आप ऑलरेडी देख चुके हैं और कुछ जो बचे हुए कवि हैं उनकी चर्चा करेंगे। शुरुआत राधा चरण गोस्वामी जी के साथ करते हैं। राधा चरण गोस्वामी जो नए विद्यार्थी होंगे अपने नोट खुद बनाएंगे, जो पुराने होंगे वो नोट लेकर बैठेंगे ताकि आपका रिवीजन भी साथ साथ होता रहे। इनके समय की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो 1858 में इनका जन्म हुआ था। समय क्या है इनका 1858 और इनका जो निधन हुआ था वो 1925 1925 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। तो ये इनका समय है। समय जब भी आप किसी का पढ़ते हैं, मैंने पहले भी बताया, भारतीय युग के कवियों का एग्जैक्ट समय नहीं पूछा जाएगा। जब भी पूछा जाता है आपको क्रम में पूछा जाता है कि समय के अनुसार इनको अरेंज करिए। तो इस संदर्भ में भी आप याद रखें कि किसका जन्म कब हुआ था, किस सन में हुआ था, ताकि आप दूसरे कवियों के साथ इनकी तुलना कर सकें। ऐसा माना जाता है कि संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे और अपनी विद्वता के कारण ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे वृंदावन के अंदर। वृंदावन के प्रसिद्ध गोस्वामी थे ये। थोड़ा बेसिक बातें, उसके बाद रचनाओं पर चलेंगे और जो विशेष बातें होंगी उसके बाद उस पर बात करेंगे। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ये खड़ी बोली के विरोध में थे। ब्रज भाषा में रचनाएं करते थे, खड़ी बोली के विरोधी थे ये। क्योंकि देखो नई नई चीजें शुरुआत में चल रही, अब कुछ भी नया होता है हर कोई उसको स्वीकृति नहीं दे पाता है एक बार में। जाहिर सी बात है कुछ लोग पक्ष में होंगे, कुछ लोग विपक्ष में होंगे, उसका विरोध भी कर रहे होंगे। इसके अलावा हम बात करें तो वृंदावन से इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था भारतेंदु। वृंदावन से भारतेंदु नामक पत्रिका इनके द्वारा निकाली गई। हालांकि ये पत्रिका बहुत ज्यादा मतलब कभी पूछी नहीं जाती, बट आप याद रखें किसके द्वारा इसको और कहाँ से शुरुआत की गई थी। इतना आप नोट करेंगे। साथ में निधि जी कह रहे हैं मैं 8 PM में चाय पीती हूँ, मुझे चाय और आप बहुत पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कोशिश करें चाय के साथ अपना कॉपी और पेन लेकर भी बैठें, है ना, ताकि दोनों चीजें साथ में जो है चलती रहें। इतनी बातें आप मेंशन करेंगे और इसके बाद हम इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। इनकी रचनाएं कौन सी हैं? चलिए सबसे पहले हम काव्य रचनाओं की बात कर लेते हैं कि इन्होंने काव्य में क्या लिखा है और जो महत्वपूर्ण होंगे उनके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानकारी लेंगे, साथ में थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे कि क्या महत्वपूर्ण हो सकती हैं। आपने भक्तमाल बहुत भक्ति काल के अंदर सुना होगा। इन्होंने एक नव भक्तमाल नाम की रचना की है। नव भक्तमाल ये महत्वपूर्ण है। कभी भक्तमाल से रिलेट करके पूछ लिया जाए सवाल तो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। भक्तमाल और राभादास और नव भक्तमाल जो है आधुनिक काल में इनके द्वारा लिखी गई थी। एक भ्रमर गीत भी इन्होंने लिखा, ध्यान रखें। भ्रमर गीत आप भक्ति काल में भी पढ़ते हैं। कभी आधुनिक काल का संदर्भ देकर पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए आधुनिक काल में भ्रमर गीत किसके द्वारा लिखा गया। इसके अलावा दामिनी दूतिका इन्होंने लिखा है। दामिनी दूतिका ये एक खंड काव्य है। खंड काव्य, ओके। इसके अलावा हम निपट निदान की एक बात कर लेते हैं जो इनकी रचना मिल जाती है, निपट निदान। चलिए आगे बढ़ेंगे।
इसके अलावा भूहरण प्रार्थना, भूमाहरण प्रार्थना भी इनकी एक रचना है। भूमाहरण प्रार्थना एक शिशिर सुषमा महत्वपूर्ण रचनाओं में कश्मीर सुषमा आपने सुना होगा। बता सकते हैं कश्मीर सुषमा किसकी रचना है? इन्होंने शिशिर सुषमा लिखा है। चलिए, इसके अलावा इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है विधवा विलाप। इसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। विधवा विलाप किसकी रचना है पूछा जाता है। दशरथ विलाप नाम से आपको थोड़ा सा याद आ रहा होगा। मिलते जुलते नामों की रचनाओं में भी आप इसको याद कर सकते हैं। विलाप नाम से रचनाएं की गई हैं। ठीक है, इसके अलावा 12 मासी इन्होंने लिखा है। 12 मासी, देखो सबने 12 मासा लिखा, इन्होंने 12 मासी लिखा। इश्क चमन इनकी एक रचना मिल जाती है, इश्क चमन। और एक रचना भारत संगीत है। तो ये कुछ प्रसिद्ध है इनकी रचनाएं। इसमें से भी अगर हम प्रसिद्ध की बात करते हैं तो जो आप याद रख सकते हैं, नवभक्तमाल, भ्रमर गीत, इसके अलावा भूमाहरण इंपॉर्टेंट रचना हो जाती है। विधवा विलाप, शिशिर सुषमा, ये कुछ प्रसिद्ध रचनाएं इनकी जिनको याद रखना है। ठीक, चलिए। चूंकि हम भारतीय युग की बात कर रहे हैं तो भारतीय युग में नाटक लिखने की एक जो परंपरा थी, उस समय जितने भी साहित्यकार हुए, काव्य रचनाएं तो की उन्होंने, साथ में नाटक भी लिखे गए। तो इन्होंने भी कुछ नाटक लिखे हैं। थोड़ी सी नाट्य रचनाओं की बात कर लेते हैं। किसी ने कहा था साइड हो जाया करें ताकि हम स्क्रीनशॉट ले लिया करें। तो मुझे लगता है इतना टाइम आपको मिल जाता है कि आप एक बार वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, चलिए इनकी नाट्य रचनाओं की बात कर लेते हैं। वो कौन सी हैं? एक तो इन्होंने सुदामा चरित नाटक लिखा है। सुदामा चरित जो प्रसिद्ध रचना है नरोत्तम दास जी की है, ध्यान रखें, जो कि काव्य रचना है। यहाँ पर हम नाटकों की बात कर रहे हैं। तो सुदामा चरित नाटक इनके द्वारा लिखा गया। इसके अलावा हम बात करते हैं अमर सिंह राठौर। नाटक जो इनके द्वारा लिखा गया, ऐसा माना जाता है कि ये बहुत मतलब बड़ा नाटक है जिसके बारे में साहित्यकारों ने शब्द प्रयोग किया है। एक नाटक सामान्य तौर पर होता है, एक लघु नाटक आप कह सकते हैं, एक बड़ा नाटक जो सामान्य नाटकों से बड़ा है। इसके अलावा हम बात करें तन मन धन सब गोसाई जी के अर्पण। तन मन धन सब गोसाई जी के अर्पण। ये एक प्रहसन है, प्रहसन श्रेणी का नाटक है। तो इसको भी आप थोड़ा सा मेंशन करेंगे। इसमें प्रहसन में क्या है, ऐसा इन्होंने क्यों लिखा है कि सब गोसाई जी को अर्पण कर दिया जाए? तो इसमें थोड़ा सा आप मेंशन कर सकते हैं, जो धर्म गुरु हैं लोगों को एक कह सकते हैं ना अंधविश्वास की तरफ ले जाने का काम करते हैं, या एक छद्म अपना रूप दिखाते हैं लोगों को, उस पर यहाँ पर व्यंग किया गया है, या आप कह सकते हैं उनका पर्दाफाश करने की कोशिश की गई है। तो इसको थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं। धर्म गुरुओं की छद्म लीलाओं का छद्म लीलाओं पर व्यंग है यहाँ पर। एक तरह से आप ये भी मान सकते हैं कि जागरूक करने वाला ये एक नाटक इनका प्रहसन हो सकता है। ठीक, हाँ, तन मन धन सब गोसाई जी के अर्पण, बिल्कुल विनय जी। इसके अलावा इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में शामिल है बूढ़े मुंह मुहासे। ये आपने बहुत बार देखा होगा, परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, बूढ़े मुंह मुहासे। चलिए, इसमें क्या विशेष बात है, एक तो ध्यान रखेंगे ये भी प्रहसन श्रेणी का एक नाटक है। इसके अलावा पर नारी गमन का दुष्परिणाम यहाँ पर दिखाया गया है। पर नारी गमन, दुष्परिणाम का यहाँ पर चित्रण है।
इतना आप लिखिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ें। आपने देखा होगा एक श्री चंद्रावली जो है भारतेंदु जी का नाटक लिखा गया था, बिल्कुल उसी के नाम की मिलती जुलती रचना है एक सती चंद्रावली। तो इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन करेंगे। रचना कौन सी है? सती चंद्रावली। ये भी एक बड़ा नाटक इनका माना जाता है। और इसमें विशेष बात क्या है, औरंगजेब के समय जो हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा था, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन जैसी चीजें दिखाई दे रही थी, उस पर इन्होंने व्यंग्य किया है या उसका यहाँ पर चित्रण किया गया है। ठीक है, तो औरंगजेब द्वारा हिंदुओं पर किए जाने वाले अत्याचार का वर्णन है। ये मेंशन करेंगे। जो महत्वपूर्ण है उनकी थोड़ी सी विषय वस्तु यहाँ पर ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं, जो बनते हैं उन्हीं को पढ़ना है, फालतू की चीजें नहीं पढ़नी है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ इनके द्वारा अनुवाद, जो क्योंकि उस समय बांग्ला भाषा कहते हैं, बांग्ला साहित्य जो है अपने आप में पूरा विकसित हो चुका था, तो वहां से बहुत सारे अनुवाद हमारे हिंदी के अंदर भी किए जा रहे थे। तो बांग्ला अनुवाद जो इनके द्वारा किया गया था, एक तो बिरजा नाम का अनुवाद इनका मिल जाता है, बिरजा है। दूसरा आप जावित्री याद रख सकते हैं, हालांकि अनुवाद की हुई रचनाएं ज्यादातर भारतेंदु की पूछ ली जाती हैं। बाकी आप थोड़ा सा अपना नोट बना रहे हैं तो उसमें मेंशन करें, रिवीजन के समय थोड़ा देख लेंगे, हो सकता है कभी पूछ लिया जाए तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा कि आपने इसको अपने नोट में पढ़ा हुआ है। ठीक, चलिए यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। इनके बारे में जो विशेष रचनाओं से संबंधित बातें थी वो आपने देख ली, इससे ज़्यादा आपको नहीं देखना है। आगे बढ़ेंगे, दूसरे साहित्यकारों की तरफ चलते हैं, और इम्पोर्टेंट साहित्यकार के रूप में हमारे सामने आते हैं बालकृष्ण भट्ट जी। तो अगले जो हमारे कवि हैं वो हैं बालकृष्ण भट्ट। समय इनका क्या रहा है, थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं। समय 1844 माना जाता है, 1844, और इनका निधन हुआ था 1914 में, 1914 ईस्वी में। तो आप देख रहे होंगे भारतेंदु युग से इनकी शुरुआत होती है, तो भारतेंदु में भी लेखन किया इन्होंने, और यहाँ जब द्विवेदी युग चल रहा है तो भी लेखन कार्य कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे साहित्यकार, जैसे पिछली बार किसने पूछा था कि ये तो भारतेंदु युग के द्विवेदी युग में लिख रहे थे, आपने भारतेंदु युग में क्यों लिखवाया? तो ऐसा नहीं है कि उनका लेखन कार्य समय के साथ 10-20 सालों में ही समाप्त हो गया। अब जो द्विवेदी युग में लिख रहे थे वो छायावाद में भी आगे जाकर लिखेंगे। तो उनकी रचनाओं पर कौन सा प्रभाव, किस युग का या किस प्रवृत्ति का ज्यादा प्रभाव है, उसके हिसाब से हम उनको उसी कैटेगरी में या उसी श्रेणी में रखते हैं। बाकी रचनाएं उनकी उसके बाद भी प्रकाशित होती रही हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने लिखना बंद कर दिया था। ये थोड़ा सा याद रखेंगे। जन्म स्थान इनका क्या था, महत्वपूर्ण कवि है, इनको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। प्रयाग माना जाता है कि इनका जन्म जो हुआ था प्रयाग में हुआ था। पिताजी का नाम क्या था? पंडित वेणी प्रसाद। और माता जी इनकी थी पार्वती देवी। इसके अलावा बात करें तो ये एक संस्कृत के कॉलेज के अंदर अध्यापक हुआ करते थे। ये जो कॉलेज था उसका नाम आप लिख सकते हैं कायस्थ कॉलेज, प्रयाग में ही स्थित था। प्रयाग के कायस्थ कॉलेज में संस्कृत अध्यापक थे।
देखो आजकल ना सवाल क्या बन जाता है, एक सवाल पूछा गया था कि इनको पार्लियामेंट का जो है सदस्य कब बनाया, राज्यसभा का सदस्य कब बनाया गया था। तो जैसे हम दिनकर जी के बारे में पढ़ते हैं या बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं जिनको एक समय के बाद, या आप कह सकते हैं नामित किया गया था उसमें, तो कई बार पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन है जो उस समय सदस्य के रूप में चयनित हुए थे या फिर उनका समय क्या था। ये पूछा गया सवाल है, मुझे लगता है ये असम का पेपर था या नॉर्थ ईस्ट का कोई पेपर था, वहां पर पूछा गया था इस तरह का सवाल। तो जहां से रिलेशन आपको दिख जाए थोड़ा सा, उसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। ठीक है। राजनीति में भी इंटरेस्ट था तो ध्यान रखेंगे तिलक के अनुयायी थे। तिलक का पूरा नाम आप बताएंगे। राजनीति में तिलक के अनुयायी माने जाते हैं। भारतेंदु जी से ज्येष्ठ हैं बिल्कुल, क्योंकि भारतेंदु जी का जो समय है 1850 ईस्वी, भारतेंदु मंडल, भारतेंदु जी से ही ज्येष्ठ नहीं है, ध्यान रखिए, भारतेंदु मंडल में सबसे ज्येष्ठ हैं। ये आप लिख सकते हैं, मनोज जी ने बहुत अच्छा लिखा है। भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ कवि रहे हैं ये। भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ कवि थे। चलिए इसको थोड़ा सा आप मेंशन करेंगे। बाल गंगाधर तिलक, बहुत अच्छे, मनोज जी ने आंसर दिया है। और किसी ने लिखा है एप्लीकेशन पर, किसी ने नहीं दिया। अंजू जी ने आंसर दिया है बाल गंगाधर तिलक। आपने वो पढ़ा होगा लाल बाल पाल, जब कांग्रेस के दो दल बने थे, नरम दल और गरम दल, तो वहां पर इनका लाल बाल पाल के जो है जिक्र आता है। बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रोल रहा है इनका राजनीति में। तो इन्हीं तिलक के अनुयायी माने जाते थे। क्लियर है यहाँ तक? स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। स्वाति जी ने भी आंसर दिया, साधना जी ने भी दिया। चलिए इसके अलावा इनके बारे में कुछ विशेष बातें जो आपको मुझे लगता है एक पॉइंट के रूप में याद रख लेना चाहिए। ये तो आपको पता होना चाहिए कि भारतेंदु मंडल में सबसे वरिष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा डॉक्टर बच्चन जी ने इनको गद्य काव्य का आदि आचार्य कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने गद्य काव्य का आदि आचार्य। और इनके द्वारा इनकी एक रचना थी जिसका नाम था चंद्रोदय निबंध। निबंध रचना थी चंद्रोदय जिसका नाम था। निबंध से गद्य की शुरुआत इन्होंने मानी है। ये हम सर्वमान्य नहीं कह रहे हैं, डॉक्टर बच्चन जी के अनुसार इन्होंने इनको गद्य का आदि आचार्य कहा है। रीजन देते हुए इन्होंने कहा कि इनका जो निबंध था चंद्रोदय नाम का निबंध, वो गद्य का पहला निबंध था, उसी से शुरुआत हुई है। तो ये किसके हिसाब से? डॉक्टर बच्चन जी के हिसाब से है, सर्वमान्य नहीं है। लेकिन इनका नाम लिखते हुए आप इनको मेंशन करेंगे। कई बार सीधे सीधे साहित्यकार का नाम देकर पूछ लिया जाता है कि इनके हिसाब से क्या, मतलब कौन क्या था। चलिए आगे बढ़े। हाँ, शुक्ल ने इन्हें स्टील कहा है, तो एडिसन किसे कहा है? चलिए, मनोज जी ने नारा भी लिख दिया था तिलक जी का, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो जीके में देखो इस तरह के सवाल जो है पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी याद रखेंगे। इनके द्वारा एक पत्रिका निकाली गई थी, ध्यान रखें, और वो पत्रिका अपने आप में महत्वपूर्ण थी। देखो यहाँ पर ना समय, थोड़ा समय दो बताऊंगी। एक तो 1876 ईस्वी में ऐसा माना जाता है ये पत्रिका निकाली गई थी, लेकिन जब आप डॉक्टर बच्चन जी को पढ़ते हैं तो उन्होंने 1872 का जिक्र किया है। इसको आप थोड़ा सा नोट डालकर लिख सकते हैं, हालांकि ये सही नहीं होगा, यही आप मान के चलेंगे।
1872, ठीक है, ये आप याद रखेंगे इसको। ये जो पत्रिका इनके द्वारा निकाली गई थी, ये नाम क्या था? हिंदी प्रदीप। पत्रिका का नाम क्या है? हिंदी प्रदीप। और इस पत्रिका में ऐसा कहा जाता है उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण इन्होंने काम किया था, खासकर हिंदी के विस्तार को लेकर या हिंदी के प्रचार प्रसार को लेकर। ये पत्रिका निकलती थी प्रयाग से, क्योंकि प्रयाग से ही संबंध था इनका। और ये जो पत्रिका है ये मासिक पत्रिका हुआ करती थी, ये भी ध्यान रखिए। शुरुआत की जितनी भी पत्रिकाएं रही थी उनका समय कब निकलता था, वो दैनिक था, मासिक था, पाक्षिक था, ये भी थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है। ये पत्रिका तो आपने याद रख ली। पत्रिका के बारे में पूछा जाता है कि इसके मुख पृष्ठ पर यानी पहले पेज पर क्या छपता था। इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। तो पत्रिका के मुख पृष्ठ पर एक पंक्ति छपती थी। पंक्ति कौन सी है? एक लाइन आप लिख सकते हैं इसको। कहते हैं शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट हुए आनंद भरे। ये जो पंक्ति है, हालांकि 4 लाइनों की ये पंक्ति होती थी। बलि दुसह दुर्जन वायु सो मनदीप समथिर नहीं डरे, ये इसकी दूसरी पंक्ति थी। लेकिन आप एक पंक्ति लिखें, शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट हुए आनंद भरे। ये हिंदी प्रतीक के मुख पृष्ठ पर छपने वाली पंक्ति हुआ करती थी। अभी जो पत्र इन्होंने निकाला था, पत्र तो महत्वपूर्ण था, ठीक है, लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ से शुरुआत में जो भी पत्र पत्रिकाएं निकलती थी उनके लिए धन की आवश्यकता होती थी। जैसे आपने कई बार देखा, ब्राह्मण पत्रिका की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर पत्रिका को चलाने के लिए चंदा मांगने की बात सामने आती थी। तो ऐसा माना जाता है कि उस समय जब पत्र पत्रिकाएं निकलती थी तो उसमें देश प्रेम की बातें होती थी, युवाओं को आगे देश के प्रति एक कह सकते संदेश देने की बात होती थी। अंग्रेजों को ये चीजें पसंद नहीं आती थी। तो जब ये हिंदी प्रदीप नाम की पत्रिका निकली तो इसके अंदर एक लेख छपा था। लेख किसका था? माधव शुक्ल जी का लेख था। बम क्या है, इसको आप नोट डालकर लिख सकते हैं। लेख का समय क्या था? 1909, 1909 में माधव शुक्ल जी का लेख नहीं था, वो कविता थी, ठीक है। माधव शुक्ल जी ने कविता लिखी जिसका शीर्षक था बम क्या है। अब ये जो कविता लिखी गई, ध्यान रखें, ये इसी पत्रिका के अंदर प्रकाशित की गई थी। अब जब ये पत्रिका में प्रकाशित हुई तो अंग्रेजों को ये नागवार गुजरा, उनको पसंद नहीं आया कि यहाँ पर जो है भड़काने का काम किया जा रहा है देश के लोगों को। तो उन्होंने क्या किया, इस पर 3000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। इस वजह से इस पत्रिका पर 3000 रुपए का जुर्माना लगा। अब जुर्माना लगा तो इनके पास इतने पैसे थे नहीं कि वो जुर्माना भरकर अपने पत्र को बचा सकें, इसलिए क्या किया, इसे बंद करना पड़ा। देखो लोगों में जोश कितना होता था, कुछ काम कुछ करने का जज्बा होता था, लेकिन वही है कि धन, कुछ भी करते कहते धन, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है। तो वो बात आपको यहाँ पर दिखाई देती है कि अगर धन होता तो ये 3000 रुपए देकर अपने पत्रिका को बचा सकते थे और ये आगे भी चलती रहती, लेकिन वो कर नहीं पाए, पैसे इनके पास थे नहीं, ठीक है। इस वजह से
अच्छा, एक बार मैं कंफर्म करूंगी, आपने कहा है इसका जो समय आपने 1877 बताया है, ठीक है। मैं एक बार इसको कंफर्म कर लूंगी, फिर पिन कर दूंगी जो भी होगा। अभी आप 76 लिखें, कि मुझे जो याद आ रहा है 76 याद आ रहा है, हो सकता है मैं एक बार बुक में देखूंगी फिर कंफर्म करूंगी। चलिए, एक और पत्रिका थी जिससे इनका संबंध था, प्रेमपुंज। ये जो प्रेमपुंज है हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अभी आप 76 लिखें, बाकी जो भी होगा मैं एक बार मैसेज करके बता दूंगी या पिन कर दूंगी। ये 1879 से शुरू हुई थी और ये जो पत्रिका है 1881 तक चली थी, 1881। और ये एक पाक्षिक पत्रिका थी, ध्यान रखें, 15 दिन में एक बार निकला करती थी। आगे बढ़ें, इसके अलावा इनके द्वारा और क्या काम किया गया था, तो हिंदी वर्धनी सभा की स्थापना की गई थी। हिंदी वर्धनी नामक सभा की स्थापना। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि हिंदी का प्रचार प्रसार किया जा सके 1877 में, हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। इतनी चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। एक मिनट, एक मिनट। पत्रिका एक बार कंफर्म कर लेती हूँ, फिर यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। इसको 1877 ही कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, 77 कर लेना, 77 ही है शायद, मुझे याद नहीं था। हिमाचल पीजीटी सिलेबस में चेंज हुआ है। आप एक बार सिलेबस कोशिश करें, अगर मिल जाए तो मुझे शेयर कर दें, बड़ा आसान हो जाएगा। इतना आप लिखेंगे। इसके अलावा इनके बारे में बात करें तो अंग्रेजों को कुटिलता की खान कहा करते थे। ये अंग्रेजों को कुटिलता की खान, ये इनके बारे में विशेष बातें, ठीक है। इन्होंने साहित्य को क्या नाम दिया? जनसमूह के हृदय का विकास। साहित्य क्या है इनके हिसाब से? जनसमूह के हृदय का विकास है। आचार्य शुक्ल ने इनकी शैली को बहुत ही मनोरम कहा है। आचार्य शुक्ल ने इनकी शैली को, मतलब जो लिखने की शैली हुआ करती थी, निरालापन से युक्त।
एग्ज़ाम मार्च में है गीता जी, आप एक बार भेज दीजिएगा, उसके बाद देख लूँगी क्या इम्पोर्टेंट जो, क्योंकि मार्च में एग्ज़ाम है तो ज़ाहिर-सी बात है समय कम बचा हुआ है, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, या आप उसमें ना टिक लगाकर भेज सकते हैं कि क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगता है कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही, तो उन्हीं पर थोड़ी-सी बात कर लेंगे। क्योंकि पूरा सिलेबस तो मार्च में पेपर है, उस हिसाब से देखना पड़ेगा ना क्या-क्या उसके अंदर आ रहा है, पूरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। एक पॉइंट और मेंशन करेंगे, हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी भाषा को, देखो अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग इनके लिए जो है अपने विचार व्यक्त किए हैं, तो तीखी व झनझना देने वाली कहा है। इसके अलावा बात करें तो 1881 का समय था, इन्होंने चारों वेदों की समीक्षा लिखकर, आप जानते हैं समालोचना की जब शुरुआत की हम बात करते हैं तो बालकृष्ण भट्ट जी का नाम भी आता है, और आचार्य शुक्ल जी जो है उल्लेख करते हैं यहाँ पर कि इनके द्वारा, या इनके साथ एक और साहित्यकार थे, कल की क्लास में आपने पढ़ा था, नाम बता सकते हैं, उन दोनों ने सच्ची समालोचना की शुरुआत की थी, ये आचार्य शुक्ल जी के द्वारा कहा गया कथन है। तो वो तो हो गई किसी रचना की आलोचना करना। अगर हम पुस्तकीय समीक्षा की बात करते हैं, किसी पुस्तक की समीक्षा करना, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इन्हीं के द्वारा की गई थी। तो 1881 का समय था, चारों वेदों की इन्होंने समीक्षा लिखी, चारों वेदों की समीक्षा लिखकर पुस्तकीय समीक्षा की शुरुआत की थी। पुस्तकीय समीक्षा की शुरुआत की। ये आप थोड़ा-सा मेंशन करेंगे और बढ़ेंगे इनकी रचनाओं की तरफ। साइड में होके लिख रही हूँ ताकि आप साथ-साथ जो है अपने नोट भी बनाते रहें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इन्होंने निबंध लिखा जो महत्वपूर्ण है, उन्हीं की बात करेंगे। कल्पना नाम का निबंध मिल जाता है, आत्मनिर्भरता इनका बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है। तो आत्मनिर्भरता जो है इसको थोड़ा-सा हाइलाइट करेंगे। ये वाला निबंध इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा हम नाटक की बात कर लें, इनके द्वारा जो नाटक लिखे गए हैं। तो एक तो चंद्रसेन नाटक है, ध्यान रखें। ऐतिहासिक पात्रों पर आप जानते हैं बहुत सारे नाटक लिखे गए हैं, तो इनके द्वारा भी लिखा गया जैसा काम वैसा परिणाम। जैसा काम वैसा परिणाम जो है इनके द्वारा लिखा गया एक नाटक है। इसका एक भी टेस्ट नहीं किया। हाँ, अभी कल बताया था ना मैंने, आधुनिक काल का कोई टेस्ट नहीं है, तो क्योंकि हम बार-बार रीतिकाल पर आकर अटक जाते थे, जो अब शुरुआत करेंगे वो आधुनिक काल से करेंगे। इसके अलावा हम नाटकों की बात करते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है रेल का विकट खेल, आपने बहुत बार देखा होगा कि रचना है ये। तो रेल का विकट खेल जो है ये इनकी नाट्य कृति है। इसके अलावा हम दमयंती स्वयंवर की बात करते हैं। दमयंती स्वयंवर इनके द्वारा इसको लिखा गया है। ये इनके द्वारा लिखे गए कुछ प्रसिद्ध नाटक हैं। कुछ अनुवाद भी किए थे इन्होंने, क्या बिल्कुल अनुवाद, चूंकि उस समय चलन था, आज भी लोग अनुवाद करते हैं, तो इनके द्वारा भी किया गया। एक तो पद्मावती को आप याद रख सकते हैं, इनके द्वारा, ये इनकी मौलिक रचना नहीं है बल्कि अनुवाद की हुई रचना है। ध्रुव चरित, इसके अलावा हम बात करते हैं बेड़ी संघार, मृक्ष कटिकम, इसका भी इन्होंने अनुवाद किया था। मृक्ष कटिकम का भी अनुवाद इनके द्वारा किया गया था। तो ये अनुवादित रचनाएं हैं। कुछ काव्य रचनाओं की चर्चा कर लेते हैं। काव्य इन्होंने क्या लिखा? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है कलिराज की सभा।
इसके अलावा बाल विवाह जो है, ये जो बाल विवाह नाम की रचना है, काव्य रचना है, ध्यान रखें इसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि ये एक गद्य काव्य है। इसको थोड़ा सा मेंशन करेंगे, बाल है के अनुसार ये क्या है, गद्य काव्य। इतना मेंशन करें। कुछ इनके द्वारा उपन्यास भी लिखे गए और उपन्यास भी इनके प्रसिद्ध हैं, आप यहीं पर मेंशन कर लें। बाकी जब आप गद्य विधाएं पढ़ेंगे तो इसके अंदर, उपन्यासों के अंदर या जो निबंध है या कहानी है उसके अंदर विशेष बातें क्या, उसको थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। एक तो रहस्य कथा, अभी आप इनके नाम याद रखें, महत्वपूर्ण रचनाओं में इनको शामिल करें। उचित दक्षिणा एक रचना, एक गुप्त बैरी है। इसके अलावा हम बात करें तो सद्भाव का भाव, सद्भाव का अभाव नहीं, सद्भाव का भाव है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए एक और याद कर सकते हैं, हमारी घड़ी। ये रचनाएं महत्वपूर्ण क्यों हैं, थोड़ा सा यहाँ पर मेंशन करेंगे। ऐसा माना जाता है कि ये सारी रचनाएं जो हैं इनकी अधूरी हैं। कैसी हैं, अधूरी रचनाएं हैं ये सारी की सारी। तो क्या इन्होंने कुछ पूरी पूरी रचनाएं भी लिखी हैं? उपन्यास कौन से लिखे गए उनके द्वारा? एक तो नूतन ब्रह्मचारी, नूतन ब्रह्मचारी बहुत बार पूछा जाता है किसके द्वारा लिखा गया, 1887 की रचना थी ये। इसके अलावा हम बात करें तो 100 अजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान, ये उपन्यास जो इनके द्वारा लिखे गए हैं, पूरे उपन्यास है, 1892 में इसको लिखा गया था। इसके अलावा भाग्य की परख एक रचना है इनकी, चलिए इसको भी मेंशन कर लेंगे। ये महत्वपूर्ण रचनाओं में शामिल है जो कि पूर्ण रचनाएं हैं और पूछ ली जाती हैं। पद्मावती जैसी की मूल रचना है। चलिए मक्षिकट्टिकम जो है वो किसकी, मक्षिकट्टिकम किसकी रचना है? मूल रचना जो है पद्मावती की है, लेकिन इन्होंने ध्यान रखना जो इन्होंने अनुवाद किया था वो माइकल मधुसूदन जो कि बांग्ला के साहित्यकार थे, उनके द्वारा पद्मावती लिखा गया था, उसका इन्होंने अनुवाद किया था। ठीक है, वो नाटक के रूप में इन्होंने अनुवाद किया है। इसके अलावा शर्मिष्ठा नामक जो बांग्ला नाटक है उसका अनुवाद किया था, ये आप नोट करके लिख सकते हैं, माइकल मधुसूदन। ये पद्मावती तथा शर्मिष्ठा, शर्मिष्ठा नामक बांग्ला नाटकों का अनुवाद किया। माइकल मधुसूदन जो है बांग्ला के बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार, और इनकी रचनाओं का बहुत सारे लोगों ने अनुवाद किया है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए कुछ और बातें फटाफट से मेंशन कर लेते हैं इनके बारे में। जैसे हम बात करते हैं सच्ची समालोचना, इनके साथ मैंने एक नाम पूछा था और किसका नाम था, क्या किसी ने बताया था? जिनको आचार्य शुक्ल जी ने एडिसन कहा था, शूद्रक की है, बिल्कुल। मृच्छकटिकम जो है वो शूद्रक की वास्तविक रचना है। हाँ, इनको तीखी भाषा और खड़ी खड़ी सुना देने वाला कवि ही कहा है। ठीक है, हिंदी जगत मुकेश मिश्र, वो सही कर दिया, 1877 ही था, मुझे याद नहीं था। चलिए
सच्ची समालोचना की बात कर लेते हैं। मैंने पूछा इनके साथ और कौन था, जल्दी आंसर करो। 1886 1886 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आपने पढ़ा था कि 5 पृष्ठों, एक तो इन्होंने आलोचना छापी थी 5 पृष्ठों की थी, दूसरी 21 पृष्ठों की आलोचना कौन सी थी वो आप थोड़ा सा बताएंगे। संयोगिता स्वयंवर की आलोचना। ये शीर्षक हुआ करता था सच्ची समालोचना, जिसके अंदर संयोगिता स्वयंवर की जो है आलोचना छापी थी। इसीलिए आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि सच्ची जो आलोचना या समालोचना है उसकी शुरुआत यहीं से होती है। बिल्कुल, प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट, इन दोनों का उल्लेख किया है कि सबसे पहले इन दोनों के द्वारा शुरुआत की गई थी। जब आप सच्ची समालोचना की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दोनों चीजें दिखाई दे जाती हैं। दूसरा, इनको आचार्य शुक्ल जी ने क्या कहा है, स्टील कहा है। पहले आप आलोचना के बारे में थोड़ा सा मेंशन कर लें। आचार्य शुक्ल ने सम्यक आलोचना या सच्ची समालोचना जिसको आप कहते हैं, हिंदी में सूत्रपात या शुरुआत करने की आप कह सकते हैं, करने वालों में बालकृष्ण भट्ट, प्रेम घन थे, ध्यान रखें आपने शायद गलत उत्तर दे दिया है। जिनकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रताप नारायण मिश्र की नहीं बल्कि प्रेम घन। इन्होंने प्रेम घन और बालकृष्ण भट्ट का उल्लेख किया है। बालकृष्ण भट्ट तथा प्रेम घन, सही करें इसे, जिन्होंने भी प्रताप नारायण मिश्र का उत्तर दिया था, प्रेम घन का उल्लेख किया। मैं बार बार स्टील और एडिसन बोल रही हूँ। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन है, ना कि प्रताप नारायण मिश्र हैं। जब समालोचना की बात आ रही है, ठीक है। सच्ची समालोचना की शुरुआत, यहाँ पर 2 पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। एक तो स्टील और एडिसन, इसको आप अलग से लिख लें, और आलोचना की शुरुआत करने का श्रेय इन्होंने प्रेम घन को माना है, ना कि प्रताप नारायण मिश्र को। एडिसन और स्टील में आप इन दोनों को रखेंगे, ठीक है। स्टील किसको कहा इन्होंने, ये 2 अलग अलग चीजें हैं, इसको आप अलग से लिखें। और समालोचना की शुरुआत प्रेम घन और भट्ट, बालकृष्ण भट्ट, 2 अलग अलग पॉइंट हैं, इनको अलग से लिखिएगा। कुलदीप जी ने लिख दिया है, सम्यक आलोचना के प्रतिपादक भारतेंदु के मित्र प्रेम घन थे। मैंने शायद दोनों सवाल एक में मिक्स कर दिए, इसलिए ज्योति जी कह रही हैं आपने कल प्रताप नारायण मिश्र को बताया था। हाँ, यहाँ पे बताया था ना, एडिसन और स्टील में समालोचना की जब बात करते सच्ची समालोचना में, तो उन दोनों का उल्लेख किया है। आप एक बार इसको मेंशन कर लेंगे, क्लियर हो जाएगा।
कहते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र ये आचार्य शुक्ल जी के अनुसार हमने लिखा है। और बालकृष्ण भट्ट और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी में वही काम किया, हिंदी में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य में, अंग्रेजी गद्य में एडिसन और स्टील ने किया, एडिसन और स्टील ने किया। तो यहाँ पर इन्होंने दो लोगों का उल्लेख किया है, एक तो प्रताप नारायण मिश्र और इनके लिए जो शब्द प्रयोग किया है वो एडिसन। बालकृष्ण भट्ट के लिए इन्होंने स्टील शब्द का प्रयोग किया है। ये अंग्रेजी गद्य के साहित्यकार थे। ठीक है, ठीक है ममता जी, वही मैं कह रही थी ना, मैंने शायद दो क्वेश्चन एक साथ मिक्स कर दिए, इसलिए आपका आंसर जो है कंफ्यूजिंग वाला आ रहा था। कोई दिक्कत नहीं है, आपने जो आंसर दिया बिल्कुल ठीक था, जो मैंने लिखवाया वो भी बिल्कुल ठीक है। ठीक, दो अलग अलग चीजें हैं, मैंने ही मिक्स कर दी थी। आगे बढ़ेंगे, एक और कथन लिखेंगे। देखो यहाँ से सवाल आता है कि आलोचना की शुरुआत किसने की है। अगर हम आलोचना की बात करते हैं तो हिंदी में हम इसके प्रवर्तक के रूप में किसे देखते हैं, तो भट्ट जी हिंदी के जो है पहले आलोचक हैं। भट्ट जी हिंदी के पहले आलोचक हैं। बताइएगा किसका कथन है ये। और संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई, संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना प्रथम आलोचना है हिंदी की। ये कथन ध्यान रखेंगे। वैसे जब हम बात करते हैं तो डॉक्टर बच्चन जी का कथन है ये। आचार्य शुक्ल जी ने भी माना है। चलिए इसको थोड़ा सा मेंशन कर लेंगे। ये एग्जैक्ट जो वर्डिंग है ये डॉक्टर बच्चन जी की है, लेकिन आचार्य शुक्ल जी इनको पहला मानते हैं। और ये संयोगिता स्वयंवर की आलोचना लिखी गई थी, कब लिखी गई थी? 1886 में। ये जो संयोगिता स्वयंवर है इसकी आलोचना 1886 में लिखी गई थी। तो ये पहली आलोचना है, दोनों का ये मत है, ध्यान रखिए। एक और कथन है, कहते हैं भट्ट जी और प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु मंडल के, भारतेंदु मंडल के सबसे चमकदार नक्षत्र थे, सबसे चमकदार नक्षत्र थे। किसका कथन है? डॉक्टर बच्चन जी का है ये। तो विद्वान इनके बारे में क्या राय रखते हैं वो भी आप देख चुके हैं। आचार्य शुक्ल जी ने इनको किन नामों से संबोधित किया, और सम्यक आलोचना की शुरुआत आचार्य शुक्ल जी इन्हीं से मानते हैं। यानी जब पूछ लिया जाए कि हिंदी में आलोचना की शुरुआत करने वाले साहित्यकार कौन हैं, तो आपको नाम क्या लेना है? बालकृष्ण भट्ट। वैसे शुरुआत आचार्य शुक्ल जी ने दोनों से मानी है, प्रेमघन और भट्ट जी। लेकिन अगर किसी एक का नाम पूछा जाए तो यहाँ पर भट्ट जी का नाम आएगा, ये याद रखेंगे। ठीक है, सिमरन जी कह रही हैं यूजीसी नेट की क्लास में ट्रांसफर कर दें, हमें लगता है यूजीसी का कोई स्टूडेंट नहीं है इस बैच में। हाँ, जितने थे वो सब ट्रांसफर ले चुके हैं, क्योंकि पहले मैसेज कर दिया गया था। आपने किया होता तो कर दिया जाता। आप भी जो है मैसेज कर दें एक बार, यहाँ नहीं व्हाट्सएप पर कर दें,
ताकि याद रहेगा। फर्स्ट क्लास से पंकज कुमार सिंह जी कह रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ये हमारी जो क्लास थी यहीं तक। बाकी जो बचे हुए साहित्यकार हैं उनके बारे में अगली क्लास में देखेंगे। और किसी को स्विच करवाना है किसी सेक्शन से दूसरे में तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, और बाकी रिवीजन आप करते रहेंगे। रिवीजन के लिए जो है टाइम निकालेंगे, वो आपका अपना काम है। फिलहाल इस क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। अटेंडेंस लगा के जाएंगे जो यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, और कुछ अच्छी अच्छी बातें आप कमेंट में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, बाकी कुछ होता नहीं है ना। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है ऐसी चीज़ों के लिए। बाकी क्लास कैसी लगी उसके बारे में भी मेंशन करें। हाँ, कुलदीप जी ने लिखा है आधुनिक हिंदी का पहला आलोचक निबंध नामक आलोचना जो कि भारतेंदु जी के द्वारा लिखा गया था उसको माना जाता है। इसीलिए मैंने ये कथन पूरा लिखवा दिया। बच्चन जी का ये कथन है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और ये आचार्य शुक्ल जी का जो पहला कथन था वो भी आप देख सकते हैं। तो समालोचना की शुरुआत आचार्य शुक्ल जी के शब्दों में इन्हीं से हुई है, और डॉक्टर बच्चन जी के शब्दों में भी इन्हीं से हुई है। बाकी भारतेंदु जी के द्वारा निबंध लिखा गया था उसको भी कुछ साहित्यकार मानते हैं। तो आप इस संदर्भ में याद रख सकते हैं कि इनके अनुसार कौन है, ठीक है, इनके अनुसार कौन है, ये थोड़ा सा आप याद रखें। एसके जी कह रहे हैं 5 मिनट मेरे बारे में बताओ। आपके बारे में तो आप ही जानोगे, मैं कैसे जान सकती हूँ, है ना। आपके बारे में आपसे बेहतर और कौन जानेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।